नमस्कार बच्चों, मैं ममता गुप्ता वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आप सभी के सामने पाठ 5 लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पाठ के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसका मतलब कि यहाँ पर पत्रों की बात हो रही है और उनकी अनोखी दुनिया के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बातचीत होगी। तो चलिए पाठ को शुरू करने से पहले चित्रों पर दृष्टि डालते हैं। ये जो पहला चित्र है आपके इस पाठ में, उसमें दो व्यक्तियों को दिखाया गया है, जिसमें एक डाकिया अर्थात पोस्टमैन की भूमिका में है। उसके पास उसने कंधे पर एक थैला टांगा हुआ है, खाकी रंग की ड्रेस पहनी हुई है, और दूसरी तरफ युवती है जिसको वो पत्र दे रहा है, लेटर दे रहा है, और वो उसे बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता के साथ ले रही है। एक दूसरा चित्र भी है, इसमें ये जो बालिका है वो पत्र लिख रही है। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने नवीन शब्दों के अर्थों को लिखा हुआ है, उन्हें आप देख सकते हैं। जैसे अजीबोगरीब का अर्थ मैंने ऊपर अनोखा लिखा है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक ने हमें पत्रों के महत्व के बारे में बताया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्रों की जो दुनिया है, पत्रों का जो संसार है, वो अनोखा है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, अर्थात उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमेशा ही रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। कम्युनिकेशन के जो नवीनतम साधन भी बने हैं वो उन कार्यों को नहीं कर सकते हैं जो पत्र कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र जो हमें संतुष्टि देते हैं, जो अपनापन देते हैं, वो फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति उसमें अपनी भावनाओं को बड़े ही इत्मीनान के साथ में व्यक्त करता है। जबकि फ़ोन या एसएमएस में हम जब भी किसी बात को कहते हैं तो बहुत ही जल्दी जल्दी और कम शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य, राजनीति पॉलिटिक्स, साहित्य लिटरेचर तथा कला आर्ट, इन सभी क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। इन सभी में राजनीतिक लोग या साहित्यिक लोग या कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं। तो ये जो पत्र जो लोग लिखते हैं उनकी बातों से कुछ दूसरे लोग सहमत नहीं होते हैं, जिसके कारण आपस में वाद विवाद भी हो जाता है और कई बार कई नई घटनाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। बहुत सारा जो साहित्य है वो इन्हीं पत्रों पर आधारित है। लोगों ने, जो हमारे साहित्यकारों ने, बड़े बड़ी हस्तियों ने जो भी पत्र लिखे, उन्हें जो है संग्रहित किया गया और उसका एक अलग साहित्य बना दिया गया। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मनुष्य जिस प्रकार से विकास करता गया तो उसमें इन पत्रों ने भी अपनी एक अलग भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक लेमन है, तो अगर आप उसका अलग अलग भाषाओं में नाम ढूंढेंगे तो अलग अलग होगा, मगर किसी भी भाषा के नाम से आप उसको पुकारिए, मगर उसका टेस्ट कैसा है, वो खट्टा ही है। उसी तरीके से पत्रों में भी एक ही जैसा भाव होता है, मगर हम उन्हें अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे कि पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। तो आपने देखा कि पत्र को ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। पत्र जो होते हैं वो हमारी यादों को सहेज लेते हैं। कैसे सहेज लेते हैं? पत्रों को हम संजो करके रख सकते हैं, है ना, और उन्हें बार बार पढ़ते हैं। बहुत समय बाद आपके किसी मित्र ने आपको बचपन में मान लीजिए पत्र लिखा जब आप 8वीं कक्षा में थे, और 20 साल बाद भी आप उस पत्र को वैसे का वैसा ही पढ़ते हैं और आपकी वो 8वीं कक्षा की जो यादें हैं वो फिर से तरोताजा हो जाती हैं। इतने मूल्यवान होते हैं पत्र, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। हर व्यक्ति जैसे अपने तरीके से बोलता है, उसका अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है बोलने का, उसी प्रकार से हम सभी की लिखने की भी कलाओं में अंतर होता है, शैली में अंतर होता है।
और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। प्रत्येक व्यक्ति मान लीजिए कि कोई नेता है तो दूसरे नेता को पत्र लिख रहा है तो उसमें राजनीति की बात करेगा, कोई साहित्यकार लिख रहा है तो वो उसमें साहित्य की बात करेगा। और अगर हम जैसे लोग एक दूसरे को पत्र लिखते हैं तो हम अपने जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उन्हीं के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जो कि जिन्हें कि एक जगह से दूसरी जगह उनके ठिकानों तक पहुंचाया जाता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। लेखक बता रहे हैं कि रोजाना 4.5 करोड़ जो चिट्ठियां हैं, है ना, मिलियन, 4 मिलियन, हाफ एंड 4 मिलियन जो चिट्ठियां हैं वो पोस्ट की जाती हैं। और ये साबित करता है कि पत्र कितना महत्व रखते हैं, उनका कितना स्थान है हमारी जिंदगी में। ये भारतवर्ष की बात हो रही है। अब आगे देखते हैं कि संचार के साधनों में किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, कम्युनिकेशन के साधनों में, मीन्स में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नाम आते ही हमें पता चल जाता है कि एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ में हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे अर्थात दूत, ये रनर्स होते थे जो बहुत तेजी से दौड़ लेते थे। ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता था और वो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। और इसके बाद में फिर घोड़े रखे गए, जो बहुत तेज दौड़ते थे घोड़े, उनको रखा गया पत्रों को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा पक्षियों की भी मदद ली गई थी। उसके बाद पहिए आए, पहिए आ गए। फिर क्या हुआ, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। मगर जब रेलवे आ गई, जब रेल चलने लगी और फिर तार के माध्यम से जब हम पत्रों को भेजने लग गए तो और भी ज़्यादा बदलाव आ गया, क्योंकि अब हमें पत्र और भी जल्दी मिल जाने लगे। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। रेल तो तेज पहुंचा ही रही थी, मगर जब तार आ गए तो फिर क्या हुआ कि हमारी बातों को और भी जल्दी पहुंचाने में मदद मिलने लगी। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। अब तो आप जानते ही हैं, टेलीफोन है, वायरलेस है, आपके पास मोबाइल भी है और इन सब के द्वारा आप अपने मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से आसानी से बात कर लेते हैं। जो चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसलिए उस पत्र लेखन कला के विकास के लिए बहुत से प्रयास भी किए गए। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। शताब्दी 100 वर्ष, पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन पत्र लेखन ने एक आर्ट का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब पत्र को सही दिशा देने के लिए बहुत से प्रयास किए गए। पहला तो डाक व्यवस्था में सुधार किया गया और फिर इसके बाद में पत्र की जो परंपरा है वो बनी रहे, बच्चे उससे परिचित रहें, इसलिए उसे स्कूलों के सिलेबस में भी शामिल कर लिया गया। आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा की कक्षाओं में पत्र लिखते होंगे। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। अब ऐसा केवल भारत में नहीं है कि वो स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है, सिलेबस में है, दुनिया के भी कई देशों में ऐसा ही प्रयास चल रहा है। और विश्व डाक संघ, अभी तो हम केवल अपने देश की बात कर रहे थे, मगर अब वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड पोस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। उसने क्या किया है जानते हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे थे उनके लिए पत्र लेखन के कॉम्पिटिशन से स्टार्ट किए हैं और ये सिलसिला जो है 1972 से चला आ रहा है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है।
पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। बड़े बड़े जो शहर हैं उनके यहाँ तो संचार के साधन हैं, लोगों के पास पैसा है तो उनके पास मोबाइल हैं, और भी बहुत से साधन हैं जिसके द्वारा वो अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि पत्रों का जो आना जाना है वो थोड़ा प्रभावित हुआ है। और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से पत्रों का आना जाना प्रभावित हुआ है। लेकिन जो गांव हैं वहाँ की दुनिया में आज भी चिट्ठियाँ या पत्र चले आ रहे हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ एक और हम फैक्स का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का करते हैं, तो इन सब की वजह से क्या हुआ, चिट्ठियों जो है वो उनकी जो तेजी है, आवाजाही है, वो थोड़ी कम हुई है। लेकिन जो भी बिजनेस से संबंधित जो डाक होती, जो पोस्ट होती है, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो हमें चूंकि अब हम क्विक रिस्पांस चाहते हैं ना, बहुत जल्दी से उत्तर चाहते हैं, तो हम टेलीफोन या मोबाइल के थ्रू जो है अपनी सारी बातें कर लेते हैं। और ऑफिशियली अगर कुछ भेजना होता है तो जल्दी जल्दी तो हम फैक्स या ईमेल भेज दिया करते हैं। लेकिन फिर भी लेखक कह रहे हैं कि व्यापारिक डाक की जो संख्या है वो बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहना चाहते हैं लेखक। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। आप अपने घर में माता पिता, आपकी दादी, बाबा, जो भी बुजुर्ग आपके घर में रहते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अवश्य ही किसी न किसी को तो पत्र लिखा ही होगा और लिखवाया भी होगा। जिन्हें लिखना नहीं आता तो वो लिखवाते थे पहले लोग, बुजुर्ग लोग। तो और जब हम पत्र लिख करके किसी के पास भेज देते हैं तो फिर हमें इंतज़ार किसका होता है, उससे प्राप्त होने वाले उत्तरों का। तो लोग उसका भी बड़ी ही अधीरता के साथ इंतजार करते थे, है ना। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। अब सैनिक की जो ड्यूटी होती है वो बड़े ही दुर्गम स्थानों पर होती है। कभी पहाड़ों की चोटियों पर चले जाते हैं, कभी भुज जैसे स्थानों पर चले जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं होता है, तो वो पत्रों का इंतज़ार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। एक समय था जब आप पत्र लिखते थे, फिर निकलता था और महीनों लग जाते थे, पहुंचता था वहाँ, कोई पढ़ता होगा, फिर उस पत्रों को लिखता होगा। तो ऐसा भी होता था कि पत्र मेरे पास में आया, फिर हम लिखने बैठे तो कभी कुछ गलत हो गया, कभी कुछ गलत हो गया, कभी कोई बात छूट गई, तो 2-4 पत्र तो ऐसे ही निकल जाते थे और उसके बाद में लिखते थे हम और फिर पोस्ट करते थे। और तो इस तरह से जो भेजने वाला था वो इंतज़ार ही करता रहता था और महीनों बाद उसको पत्र मिलता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। दूसरी ओर ये जो यातायात के साधन हैं उनका भी विकास हो गया, उनके में भी गति आ गई, तो जिसके कारण क्या हुआ, चीज़ें बहुत जल्दी पहुंचने लग गई, दूरी कम हो गई। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले लोगों को जब कम्युनिकेट करना होता था तो सिर्फ चिट्ठी ही थी। अगर हमारा कोई परिचित दूर रहता है, विदेश में रहता है या भारत में ही बहुत दूर रहता है, तो हम क्या करते थे, उसके पास चिट्ठी भेजते थे। मगर अब क्या है, अब तो बहुत सारे साधन हमारे पास आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों अर्थात पूर्वजों, जो हमारे एंसेस्टर थे, कि चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आपके घरों में भी शायद आपके माता पिता या दादी बाबा ने पत्रों को संभाल करके रखा होगा, उन्हें उठा करके बार बार पढ़ते होंगे। आप ज़रूर पता करिएगा अपने घर में। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। तो ये हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो हैं वो किसी एक विशेष क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, उसी के बारे में लिखते हैं। तो वो जो रचनाएं इनकी होती हैं वो एक खोज का विषय बन जाती हैं। लेखक आप जानते हैं ऑथर को कहते हैं जो लिखता है। पत्रकार जो जर्नलिस्ट होते हैं। उद्यमी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। कवि पोएट, प्रशासक ब्यूरोक्रेट्स, सन्यासी और किसान।
अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बेटा, अगर नेहरू जी के समय में मोबाइल फ़ोन्स और फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी आज की जैसी ही होती, तो शायद नेहरू जी अपनी बातों को अपनी बेटी इंदिरा गांधी को फ़ोन के द्वारा बताते। मगर तब शायद हमें वो पत्र नहीं मिल पाते जो उन्होंने अपनी बेटी को लिखे थे और जिन्हें प्रकाशित भी किया गया है पिता के पत्र पुत्री के नाम से। और इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात में बहुत से लोगों को प्रेरणा भी प्राप्त होती है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इन पत्रों से प्रेरणा पाते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। आपने महसूस किया है, जब आपके मित्र आपको एसएमएस संदेश देते हैं तो आप उन्हें भूल जाते हैं। मगर यदि कोई मित्र आपको कभी पत्र लिखता है तो आप उसे सहेज कर संभाल करके रख लेते हैं, और समय पड़ता है तो आप उसे जरूर उठा करके देखते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? वाकई में एसएमएस के संदेशों को हम बहुत ज़्यादा सहेज करके रख ही नहीं सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जो बहुत नामी लोग हैं, उनकी जो यादगार है वो हमें किस रूप में मिलती है? उनके पत्रों के रूप में मिलती है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। असहयोग आंदोलन और अहिंसा के आंदोलन को बढ़ाने में का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है। तो इन्होंने भी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया भर में, मतलब संसार के बहुत सारे ऐसे संग्रहालय हैं। संग्रहालय मतलब जहाँ पर चीज़ों को संग्रह किया जाता है। संग्रह धन आलय यहाँ पर संधि है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, प्रसिद्ध लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ अनोखा कार्य किया होता है, उनके पत्रों का भी संकलन अर्थात उनके पत्रों को भी इकट्ठा करके वहाँ पर रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यदि मुझे आज से 100 साल पहले के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे उस समय के पत्रों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि पत्रों में व्यक्ति जो बातें कहता है वो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों से अलग होती हैं। वहाँ उस समय उसमें उन पत्रों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि उस समय के देश हमारे देश की या उस देश की स्थिति कैसी थी, वो समय काल कैसा था, किसका शासन था, वो शासन सुखमय था या दुखमय था, लोग किस प्रकार के थे, रीति रिवाज और परंपराएं कैसी थी, और जो वहाँ का समाज था उसमें महिला, स्त्री, पुरुष और बच्चे, उन सभी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, यदि हमें इन्हें बहुत अच्छे से जानना है तो ये पत्र ही सबसे अच्छा स्केल होते हैं। पैमाना मतलब स्केल। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्रों में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। अंग्रेजों ने भी भारत में जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर शासन किया, कुछ लोग यहाँ पर अफसर बन करके रहे, तो उन्होंने अपने इंग्लैंड में रहने वाले परिवार वालों को पत्र लिखे थे और वो यहाँ के संग्राम में लोगों की जो क्रांति थी उसके बारे में बात करते थे। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। इन्हीं पत्रों ने सिद्ध कर दिया कि जो ये संग्राम चल रहा था, जो ये क्रांति चल रही थी, वो कितनी वास्तविक मजबूती लिए हुई थी। क्योंकि इस समय बहुत से ऐसे नवयुवा लोग थे, स्त्री पुरुष, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, जवानी और अपने परिवार को, इन सभी को छोड़ दिया और भारत माता के लिए शहीद हो गए और वो क्रांति की जो ज्वाला थी उसमें कूद पड़े। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपसे कहा जाता है कि जब भी आप पत्र लिखते हैं तो उसमें एड्रेस सही लिखिए और पिन कोड सही लिखिए। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि महात्मा गांधी को पत्र लिखा जाए और उसमें केवल इंडिया लिखने से उनके पास तक पत्र पहुँच जाए?
और वो पत्र जो दुनिया भर से आ रहे हैं, पूरे विश्व से पत्र आते थे और उसमें केवल लोग महात्मा गांधी इंडिया लिख देते थे और वो पत्र जो है वो गांधी जी के पास पहुंच जाया करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय गांधी जी जो हैं वो एक महान और एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके थे और एक तरह से वो सार्वजनिक हस्ती थे। उनके बारे में सबको पता था कि गांधी जी कहाँ पर हैं और गांधी जी एक जगह टिके तो रहते नहीं थे, उनका स्थान बदलता रहता था। तो वो कहाँ हैं इसकी जानकारी जो है उस देने वाले को हमेशा पता रहती थी। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था और भी बहुत से ऐसे महान व्यक्ति थे जो कि आज़ादी के आंदोलन में थे, उनके साथ भी ऐसे ही था। उनके भी पत्र इसी तरह महात्मा गांधी की तरह ही लिखकर लोग पोस्ट कर दिया करते थे उनके नाम और इंडिया के साथ में। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी के पास दुनिया से पत्र आते थे, पूरे संसार से, पूरे वर्ल्ड से पत्र आते थे और बहुत बड़ी संख्या में पत्र आते थे उनके पास में, मगर वो हर पत्र का चाहते थे कि वो हर एक पत्र का जवाब दें और उनका जवाब देने में उनकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो यहाँ पर हमें गांधी जी की विशेषता ही पता चलती कि वे दोनों हाथों से कार्य किया करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। केवल महात्मा गांधी ही नहीं, और भी बहुत से जो नायक हैं, मतलब कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, है ना, वो एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। तो वो पत्र गांव-गांव में आज भी मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। जो जिन लोगों के पास ये पत्र आते थे वो उसे एक प्रशंसा पत्र मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उन्हें फ्रेमिंग करा लेते थे उनकी। जैसे अपने परिवार के सदस्यों की जो फोटो होती है उसको फ्रेमिंग करा के अपने कमरे में सजा लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन पत्रों की फ्रेमिंग करा लिया करते थे और उसे एक प्रशंसा पत्र के रूप में अपने घरों में लगा देते थे। ये है पत्रों का जादू। तो ये पत्रों का जादू ही तो है। जब जहाँ हम अपने फैमिली के लोगों की फोटो लगाते हैं वहां पर इन स्वतंत्रता सेनानियों के पत्रों को लोगों ने फ्रेम करा करके रखा हुआ है, उसे इतना संजो करके रखा हुआ है, उसे इतना मूल्यवान समझते हैं लोग। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सी ऐसी किताबें भी हैं जिन्हें कि पत्रों के आधार पर लिखा गया है। अब आगे हम जानेंगे कि पत्र एक दस्तावेज किस प्रकार से है। दस्तावेज मतलब कि एक प्रमाण पत्र। तो बच्चों हम आगे जानेंगे पंत जी के बारे में, निराला जी के बारे में, दयानंद जी के बारे में और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं और इसके बाद में हम आपको इनके चित्रों से भी रूबरू कराएंगे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र एक प्रमाण पत्र हैं। उनके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ स्वयं ही एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट के जैसे हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। पंत कौन? सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद जो युग था हमारा हिंदी साहित्य का, उसके 4 स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें कि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने प्रकृति की का बड़ा ही सुंदर वर्णन अपनी कविताओं में किया है। आप जरूर इंटरनेट पर जाकर के उनकी कविताओं के बारे में जानिएगा। तो पंत जी ने 200 पत्र बच्चन जी के नाम लिखे थे। इस नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। और ये बच्चन जी कौन है? सिने जगत के जो जिन्हें कहा जाता है एवरग्रीन स्टार के रूप में जाने जाते हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जिनकी एक पुस्तक है मधुशाला, इसे जरूर पढ़िएगा आप। और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ। तो निराला जी कौन है? छायावादी काव्य जगत के ही चतुर स्तंभों में से एक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके भी पत्रों को हमको लिखियो है कहाँ के नाम से प्रकाशित किया गया है। तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, यह भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है।
समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि प्रकाशित हुई हैं, और ये सिर्फ एक किसी ने पत्र को किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति ने उस प्रथम व्यक्ति को भेजा है, इन्हीं पत्रों का एक संकलन है ये। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। प्रेमचंद कौन? कहानीकार, उपन्यासकार, सम्राट है ये। इनके नाम से एक युग है। और प्रेमचंद की ईदगाह कहानी तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी, और आगे चल करके गोदान उपन्यास भी पढ़िएगा जिसमें उन्होंने किसान जीवन के बारे में बड़े ही सुंदर ढंग से बात की है। तो प्रेमचंद जी जो एक लेखक थे, साहित्यकार थे, ये इनके पास जो भी नए लेखक आते थे जिन्होंने अभी भी लिखना शुरू किया है, तो उनको ये बड़ा ही प्रेरक जवाब अर्थात प्रेरित करने वाला जवाब, एक उनको ऐसा जवाब देते थे कि वे निराश ना हो और अच्छा लिखें, जैसा लिख रहे हैं उससे भी और ज़्यादा अच्छा लिखने के लिए प्रेरित हों। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद थे, एकदम तैयार रहते थे, जहां पत्र आते थे और तुरंत उसका जवाब वो दे दिया करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच का पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो महात्मा कौन? महात्मा गांधी। और कवि हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच में जो भी पत्राचार हुआ 1915 से 1941 के बीच में, उसका भी एक संकलन किया गया, संग्रह किया गया और उसे प्रकाशित पब्लिश कर दिया गया, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ये दोनों ही अपने आप में महान हस्तियां थी। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो बांग्ला साहित्य के कवि हैं, और उन्होंने इन दोनों ही महान हस्तियां हैं। इनके विचार भी बड़े उच्च कोटि के रहे होंगे। तो इन्होंने जो पत्र लिखे उसमें कई सारी नई नई बातें उभर करके आती हैं, और उस समय की इनकी जो मनोदशाएं थी, मन की जो स्थिति थी, वो भी हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों ये देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी का चित्र है, और इन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी को 200 पत्र लिखे। तो देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। ये देखिए हमारे पास चित्र है अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का, हरिवंश राय बच्चन जी का चित्र। इन्हीं को जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे उन्होंने 200 पत्र लिखे थे, जिनका कि संकलन किया गया है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम से। ये देखिए चित्र है नेहरू जी का और इंदिरा गांधी जी का, और इन्होंने ही नेहरू जी ने अपनी बेटी, जब उनकी बेटी छोटी थी और हॉस्टल में थी, तब उन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखे थे, पिता के पत्र पुत्री के नाम, क्योंकि वो हॉस्टल में थी और वो नेहरू जी चाहते थे कि वो बाहरी दुनिया के बारे में जाने समझें, तो इसलिए वो उन्हें पत्र लिखा करते थे। ये देखिए चित्र है दयानंद सरस्वती जी का, और इनके ही नाम पर एक पुस्तक जो छपी है वो है पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती। ये देखिए चित्र है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, और इनका भी पत्र संग्रह जो प्रकाशित हुआ है हमको लिखियो है कहाँ के नाम से। और ये चित्र है रविंद्रनाथ ठाकुर और हरिवंश राय बच्चन जी का। तो ये महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी का, तो ये इनका जो पत्रों का संकलन है वो महात्मा और कवि के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो बच्चों मैंने आपको चित्रों से परिचित कराया उन महान विभूतियों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन पत्रों को जो पहुंचाता है वो विभाग और वो व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनकी चर्चा अब हमारे सामने लेखक करते हैं। तो अब हम डाक विभाग व डाकिये के महत्व के बारे में जानेंगे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग को ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों ये लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचा हुआ है और क्यों इसकी गुडविल सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जो डाकिये होते हैं वो बहुत दूर दराज के इलाकों में भी जाते हैं,
जहाँ लोग स्वयं से पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये डाकिये उनके पत्रों को लिखते भी हैं और सुन कर के सुनाते भी हैं। तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ऐसा करते हुए वो उन पत्रों को पढ़ते हैं और उनको जो भी बात उसमें लिखी होती है, सुख की या दुःख की, बड़े ही संयम के साथ उन्हें बताते हैं। तो इस तरीके से ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक विभाग है, हम ऐसा मान सकते हैं। घर-घर तक इसकी पहुँच है, इसीलिए ऐसा कहा गया है, और हर घर तक तो पहुँचती ही है डाक। तो संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। चिट्ठी की का जो दर्जा है वो आज भी वैसे के वैसा बना हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, आलीशान मतलब जो शानदार हवेलियां, बहुत बड़े बड़े जो घर होते हैं, या झोपड़पट्टी में जो लोग रह रहे हैं, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों, दुर्गम अर्थात जहाँ पहुँचना कठिन हो, ऐसी जगह पर, ऐसे जंगलों में, घने जंगल हैं जहाँ कोई जाता नहीं है और उससे घिरा हुआ कोई गांव है, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, जो मछली को पकड़ते हैं उन्हें मछुआरे कहते हैं, या फिर रेगिस्तान की ढांढियों में रह रहे लोग। ढांढी एक कच्चे मकानों की बस्ती को कहते हैं जो थोड़ा सा गांव से थोड़ी दूरी पर होती है। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। इन सभी जगहों पर आज भी चिट्ठियों का इंतजार लोग करते हैं, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाक घरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। केवल एक दो ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोग, मिलियंस लोग जो हैं वो चिट्ठियों के लिए या अन्य दूसरी सेवाओं के लिए भी पोस्ट ऑफिस के दरवाजों तक जाते हैं। आप कभी अपने माता पिता के साथ जरूर पोस्ट ऑफिस जाइए और वहां पर देखिए कि और कौन कौन से कार्य वहां पर संपन्न होते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। इसीलिए लेखक यहाँ लिखता है कि इसकी बहुआयामी मतलब बहुपक्षीय जो भूमिका है वो हमें नजर आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। बहुत दूर दूर जो देहात हैं, वहाँ पे लाखों लोग जो गरीब हैं, वो जो वहाँ रह रहे हैं, तो उनके घरों के चूल्हे, मतलब उनका घर जो चलता है वो उनके घर के जो अर्निंग मेंबर्स होते हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, वहाँ कमाते हैं और फिर वहाँ से मनी ऑर्डर के थ्रू अपने घरों तक पैसे को भेजते हैं। तो मनी ऑर्डर लेकर कौन आता है? वो मनी ऑर्डर जो होता है वो डाकिया लेकर के आता है। तो जो गरीबों के जो घर हैं वो उसी मनी ऑर्डर के भरोसे ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांव या गरीब बस्ती में जब कोई डाकिया जो पोस्टमैन है चिट्ठी मनी ऑर्डर लेकर के आता है तो ऐसा लगता है कि भगवान का कोई दूत आ गया, कोई संदेश वाहक आ गया। इस तरीके से लोग उसे देखते हैं। उसमें लोग पन भी देखते हैं, क्योंकि वो उन्हें जो है ऐसा लगता है कि वो उनकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। डाकिया आएगा, चिट्ठी आएगी, मनी ऑर्डर आएगा तो उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस पूरे पाठ में पत्रों के महत्व के बारे में जाना। हमने जाना किस प्रकार से संचार के साधन बदल रहे हैं और पत्र लेखन कला के विकास के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है। एक तो आप पत्र लिखना सीखते हैं अपने सिलेबस के द्वारा, और दूसरा कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जा रहे हैं विश्व डाक संघ के द्वारा। इसके बाद में है बताया गया कि जो पत्र हैं वो बड़ी अपनी अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो उस समय के देश काल के बारे में बताते हैं। तो बहुत से ऐसे पत्रों के संबंधित साहित्य के बारे में भी आपने इस पाठ के द्वारा जाना, जिनमें पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, हमको लिखियो है कहाँ, या पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, और इसके अलावा महात्मा और कवि, ये सभी जो हैं ये एक तरह से संकलन है पत्रों का ही, जो उनके पत्राचार हुए उनका संकलन है। फिर ये जो पूरा घटना जो भी कार्य होता है, इसमें डाक विभाग और डाकिए का जो महत्व होता है वो भी हमारे सामने परिलक्षित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ धन्यवाद। आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आपके अच्छे सुखद भविष्य की कामना करते हुए पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।